है बसंत गुरु जी के साथ। जीवन की एक बहुत छोटी घटक लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट है मित्र, इसको जीवन में समझना और उसको धारण करना। जैसे कहा जाता है कि दशरथ जी का रथ युद्ध करते करते वह असुर और सूर संग्राम में देवताओं के पक्ष में था और असुर पक्ष बहुत प्रबल था। ऐसे में देवताओं ने दशरथ को से सहायता मांगी कि आप हमारे पक्ष में आकर के कृपया युद्ध कीजिए। और ऐसा कहा जाता है कि उस दशरथ के पराक्रम के कारण ही असुर योद्धाएं हार गई। लेकिन उसमें महत्वपूर्ण भूमिका उसकी धर्मपत्नी की रही। क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही कि असुरों ने जब इतना बाण चलाया, इतना तीर चलाए, इतने अपने अस्त्र शस्त्र चलाए कि उनके रथ की जो कील होता है, जो पहिए का जो कील था वो निकल गया। और वो इतनी रफ्तार में रथ था कि उसके पहिए निकलते ही दशरथ का नामो निशान मिट जाता। निगाह पड़ गई उसके धर्मपत्नी की कि अरे ये तो रथ का पहिया निकल रहा है, निकल जाएगा। तब ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी एक उंगली डाल दी। अब बात तो बहुत छोटी लग रहा है कि उसने उंगली डाल दी। अब देखिए, जब कोई रथ का पहिया चलता है, उसके जो छोटे से नट बोल्ट्स होते हैं और उसके जो कील होते हैं, इतना उस पर दबाव होता है बार बार घर्षण होने के कारण कि यह काम छोटा नहीं हो सकता। आप छत की पंखा के नीचे बैठे हुए हैं, पंखा घूम रहा है और उसकी छोटी सी पीन यदि निकल जाता है तो पंखे धड़ाम से गिर जाता है और नीचे बैठा व्यक्ति एक्सीडेंट हो जाता है। आप सड़क पर, आपकी गाड़ी है, आपकी पहिया है, आपकी चार पहिया है, आप बड़ी बड़ी आपकी गाड़ियां हैं, लेकिन उसके चक्के के जो छोटा सा जो नट्स होते हैं यदि वो निकल गया तो फिर आप धड़ाम हो जाते हो। तो जीवन में इस जो छोटे अनदेखी चीज़ें से जिसको हम महत्वपूर्ण नहीं मानते, चेहरा पे लगाते हैं क्रीम, लगाते हैं सिर पर शैम्पू लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, मसाज करते हैं और बोलते हैं कि भैया बादाम खाओ, छुहारा खाओ, किशमिश खाओ, ये खाओ, वो खाओ, ये मस्तिष्क को आप बढ़िया रखो। तो भैया आपका शरीर का हर ऑर्गन्स उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ब्रेन, जितना मस्तिष्क, जितनी आँख, जितनी नाक, जितनी कान। लेकिन हमसे ये गलती हो जाता है, हम अपने चेहरा को महत्व देते हैं। वाह देखो तो जरा कैसा है दर्पण में, वाह इसमें थोड़ा क्रीम लगा लूँ क्या, इसमें थोड़ी ये कर लूँ क्या, थोड़ी बाल को ठीक कर लूँ क्या, थोड़ी बाल कटिंग करा लूँ क्या, नहीं थोड़ी सी बाल का डिजाइन बना लूँ क्या, ये मेरे नाखून में थोड़ी पॉलिश वालिश मार दूँ क्या, ये इसमें थोड़ी सी त्वचाओं में ज़रा रंगत ले आऊँ क्या, ये कर लूँ क्या। मतलब हम अपने अलग अलग चीज़ों को ऐसा महत्वपूर्ण मानते हैं, इम्पॉर्टेंस देते रहते हैं। और अरे पैर है, पैर को क्या देखभाल करना, नाखून है उसकी क्या देखभाल करना, नहीं अरे हो गया बस। तो मित्रों, आपने यदि महत्वपूर्ण कोट को मान लेते हो और अंडर गारमेंट्स को नहीं मानते हो तो जीवन में बड़ी गड़बड़ी हो जाएगा। क्योंकि आपके लिए कोट उतना महत्वपूर्ण है कि नहीं जानता हूँ, लेकिन अंडर गारमेंट्स आपके शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आहार आपके शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, वैसे ही उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण विचार होता है। क्योंकि आपका विचार आपको नियंत्रित करता है, आपके विचार आपके आहार को बनाता है, आपके शरीर को बनाता है, आपके जीवन को बनाता है, आपकी मोहब्बत को बनाता है, आपकी दुश्मनी को बनाता है, आपकी जलन को बनाता है, आपकी ईर्ष्या को बनाता है, आपका अध्यात्म को बनाता है, आपके अहंकार को बनाता है, आपके स्वाभिमान को बनाता है, आपका दृष्टिकोण को बनाता है। यानी कि मुकम्मल यदि कोई देखा जाए, आपके शरीर के जो पीछे जो शरीर है, जो शरीर दिखाई नहीं देता लेकिन जिसके कारण शरीर का अस्तित्व है, वो है विचार। तो विचार को यदि आप अनदेखी करोगे, उसको कम इम्पॉर्टेंस समझोगे, तो फिर समझ जाओ कि आप भटकने वाले हो, कहीं न कहीं आप गच्चा खाने वाले हो। और विचार से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका रूहानी शक्ति हो जाती है, जो महसूस की जाती है, आत्मा। यानी ऐसा सूक्ष्म शरीर से और अति सूक्ष्म कारण शरीर जो मेरे अवचेतन पर चलता है। यानी कि मैं जिस चीज़ को कर नहीं सकता या मेरी कुछ अधूरी इच्छाएं हो जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें जो समाज के भय के इसके कारण उसके कारण, लेकिन मैं एक ख्वाब पा लेता हूँ, एक मानसिक जीवन जी लेता हूँ, एक अलग से दुनिया में मैं अब जीवन को जीते रहता हूँ।
ये जो अलग से दुनिया में चुपचाप गुपचुप तरीके से जो हम जीवन जीते रहते हैं, मानसिक जीवन जिसको हम बोलते हैं, ये हमारे अवचेतन मन में चला जाता है, जो मेरा कारण शरीर को निर्धारण करता है। और मेरा वही कारण शरीर मेरे जन्म को निर्धारण करता है, मेरे शरीर मेरे विचार को निर्धारण करता है और मेरे इस शरीर को निर्धारण करता है। तो मित्रों, आने वाला समय नवरात्र का समय है, गुप्त नवरात्र का समय आता है, फिर ओपन नवरात्र आता है। मैं सबको नवरात्र ही मानता हूँ, यानी कि संध्या काल, यह जो प्रकृति का जो संध्या काल है, ये जब प्रकृति अपनी अपनी चीज़ों को, जब तरंगों को बदलती है, अपनी चुंबकीय शक्ति को बदलती है, तो पृथ्वी दिखाई देता है पार्थिव शरीर ऊपर में, लेकिन इसका सूक्ष्म शरीर में बदलाव आता है 1 साल में 4 बार। ये नवरात्र जिसको हम बोलते हैं, यानी 9 दिन में हमारा जो धरती का जो बैलेंस है, तरंग है, और जो ब्रह्मांड की जो तरंग है, ईश्वरीय व्यवस्था है, इस पर वो अपने आप को संतुलन बनाने की कोशिश करता है। तो इस समय धरती के ऊपर आसमान की चुंबकीय शक्तियाँ, यानी नैसर्गिक शक्तियाँ, प्राकृतिक शक्तियाँ इतनी प्रबल होता है कि उस समय यदि मैं अपने कारण शरीर पर यदि काम करूं, अपने सूक्ष्म शरीर पर मैं यदि काम करूं, अपने विचार पर मैं यदि काम करूं, तो मेरा पूरा का पूरा आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। यानी सही समय होता है, ये सही समय होता है। और यही जो 9 दिन होता है, मेरे जीवन को बदल देने के लिए बहुत कारगर साबित होता है। यानी एक महाधिवेशन समझ जाइए, एक तरह का ये जो एक चौथाई माने क्वार्टर में आने वाले एक हिसाब किताब का समय हो जाता है मित्रों। तब ऐसे समय में आप किसको महत्वपूर्ण कहोगे, किसको नहीं कहोगे? आहार भी महत्वपूर्ण है, विहार भी महत्वपूर्ण है, आचार भी महत्वपूर्ण है, धर्म भी महत्वपूर्ण है, काम भी महत्वपूर्ण है, और नैतिकता भी महत्वपूर्ण है। सब अपनी अपनी जगह में सब महत्वपूर्ण है। लेकिन हम कई बार बोलते हैं मेरे लिए कुछ महत्व का नहीं है, खाया पिया मटर गश्ती किया, मेरे लिए ही जीवन है। अच्छा भाई, पढ़ा लिखा, नौकरी में गया, भ्रष्टाचार किया, खूब धन कमाया, पैसा है तो सम्मान है। कौन सम्मान करता है? कौन? यानी बाहरी आदमी आपको देख करके सम्मान करेगा, उसके सम्मान में यदि आप लगे रहोगे तो जीवन भर आप अपमानित होने की संभावना से इनकार नहीं की जा सकती। क्योंकि दूसरे की नज़र में यदि आपको सम्मान लगता है तो फिर आपका अपमान होना तय है, क्योंकि सम्मान आपने बाहर देख रहे हो, तब आप एक महत्वपूर्ण देखते हो कि ताली बजाने वाला फिर आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया, फिर आपको रास्ता दिखाने वाला, कटु सत्य बोलने वाला फिर आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा, आप इग्नोर करते चले जाओगे। बहुत छोटी सी घटना है जिसके कारण मुझको ये प्रेरणा मिला। क्या था? आज से करीब 30 वर्ष पुरानी बात है। यानी मैं उस समय बिल्कुल नौजवान था, शरीर से नौजवान था बिल्कुल। हम लोगों ने, हमारी संस्था थी, उस संस्था का मैं मुखिया था, चेयरमैन था। चेयरमैन होने के नाते मुझे एक, हालांकि हमारी सारी बैठक व्यवस्था एक ऐसा था कि मैं नहीं कहता था कि मेरे कुर्सी पे कोई बैठे ना बैठे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन लोग सम्मान से उस कुर्सी पर नहीं बैठते थे। भाई मुखिया का कुर्सी है, इसलिए उसके बगल में उससे और महंगी कुर्सी भली लगा के बैठ जाओ, पर ये महंगा मुखिया का कुर्सी है, इसको मुखिया के लिए रहने दो। और एक दौरे पर निरीक्षण टीम आया, और एक बड़ी टीम था, बहुत उच्च अधिकारियों का टीम था। वो गुजर रहे थे और वो आ गए, हमारी संस्था में भी आ गया। तो मैंने अपनी कुर्सी छोड़ करके मैंने उनको कहा कि श्रीमान आदरणीय हैं, आप हमारे राज्य के स्टेट के सबसे उच्च अधिकारी हैं, आइए बैठिए, आप यहाँ बैठिए जहाँ मेरी कुर्सी है, और उधर तो हम लोग अन्य लोग बैठ जाते हैं और मैं भी इधर बैठ जाता हूँ। तो बोले नहीं, देखो इम्पॉर्टेंट व्यक्ति नहीं होता, इस संस्था का मुखिया आप हो, मैं इस संस्था में आया हुआ मेहमान हूँ। मैं चाहे कोई भी पद पर क्यों न रहूँ, इस पद पर आप रहोगे, वहाँ आप बैठोगे, आप इसके अलावा जहाँ भी जगह दोगे हम वहाँ बैठेंगे, वो हमारी जगह है। आप इम्पॉर्टेंस व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप यहाँ बैठे। उसने कहा देखा, संस्था में आपके लिए हर वो बंदा इम्पॉर्टेंट रखता है जो आपकी संस्था को सहयोग देता है, तो मैं भी उतना ही इम्पॉर्टेंट हूँ। इसलिए जहाँ भी जाओ आप ऐसा मत सोचो कि कोई ख़ास बंदा इम्पॉर्टेंट है, इसका एक एक घटक इम्पॉर्टेंट होता है, उसके अनुसार से उनकी महत्ता, उनकी सम्मान, उनके सारा चीज़ अपनी जगह होता है। उन्होंने मुझे समझाया, मुझे उस बात को मैंने गांठ बांध ली जीवन में
कि इम्पोर्टेंस मतलब क्या, महत्वपूर्ण क्या। यदि महत्वपूर्ण मैं सबको मानूं, सबको मान करके मैं आदर करूं, सम्मान करूं और उनकी सेवा को याद रखूं, तो ये जीवन के लिए एक बड़ा बड़ा काम हो जाएगा। मैं एक दूसरे बंदे से मिला, दूसरा बंदा से मिला, वो बहुत छोटा कर्मचारी था। इतना छोटा कर्मचारी था कि मैं पहले जिस बंदे से मिला था उसके तुलना में वो न्यून था। और ये छोटा कर्मचारी बहुत छोटा मामूली एक दिन ऑफिस आया हम लोगों की, और आकर के, मैं उस समय वक्त नहीं था, और आकर के उस ऑफिस पर आकर के वो मेरी चेयर पर बैठ गए। बैठ करके थोड़ा हुक्म बजाने लगा। तो जो हमारी संस्था का जो भृत्य था, चपरासी था, उसने उसको बड़ा व्यंग कसा। कहा कि आदरणीय, जिस कुर्सी पर बैठे हो बहुत मामूली कुर्सी है, मेरा कुर्सी तो देखो कितना चमचमा रहा है, गद्देदार है। अब उस बंदे ने देखा कि वाकई में यार, इनकी स्कूल के जो चपरासी का कुर्सी बड़ा शानदार है, और ये जो कुर्सी बैठता है चेयरमैन, ये बड़ी मामूली कुर्सी में बैठता है। उसको बड़ी क्षुब्धता हुई अजीब सी व्यवस्था देख करके। लेकिन वो बैठा रहा। भाई, मुखिया कुर्सी पर बैठना उसको गर्व महसूस हुआ। मैं आया, मैं बगल की कुर्सी पर बैठा, सारा कुछ हुआ। तो बातों ही बातों में मैंने उनसे पूछ लिया, आपके लिए जीवन में महत्वपूर्ण क्या होते हैं। बोले, मेरे लिए जीवन में कोई महत्वपूर्ण नहीं है, माता पिता भी उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, भाई बहन भी महत्वपूर्ण नहीं है, पड़ोसी भी महत्वपूर्ण नहीं है। और यानी उनके लिए महत्वपूर्ण कौन है? जो उनको पैसा दे, जो उनको शराब पिलाए, जो उनको मांस खिलाए, जो उनकी तारीफ़ करे, जो उनको वाहवाही करे, जो उनकी बताए कि आप बड़े ग्रेट मैन हो, यानी झूठी प्रवंचना जो करे, जो झूठी उनकी तारीफ़ के पुल बांधे, तो उसको वो महत्वपूर्ण समझते थे। और अपने अलावा वो दुनिया में किसी को महत्वपूर्ण नहीं समझते थे। बोलते थे, होगा प्रधानमंत्री अपनी जगह होगा, राष्ट्रपति अपनी जगह होगा, कलेक्टर अपनी जगह होगा, मुख्यमंत्री अपनी जगह होगा, मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। मतलब दुनिया में वो तो भगवान, वो कह देते थे, ऋषि सत्ताएं भी मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये होगा सब आडंबर है, ये सब ढोंग है, जितने प्रार्थना सभा है, प्रार्थना घर है, ये सब मतलब सबके लिए इग्नोर। सबको बोलते थे ये मतलब का नहीं है, कोई मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका जब साहब आता होगा, बॉस आता होगा, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं है? तो भाई वो मेरी तनख्वाह रोक देगा। मतलब जहाँ उनका स्वार्थ टूट रहा था, जहाँ उनके स्वार्थ में चोट पहुँच रहा था, केवल वो उनके लिए महत्वपूर्ण था कि उनकी स्वार्थ सस्ता रहे, उनको मनी मिलता रहे, उनकी झूठी तारीफ मिलता रहे, उनको खाने पीने का मिलता रहे। नैतिकता से कोई मतलब नहीं, मानवता से कोई मतलब नहीं, नीति से कोई मतलब नहीं, उनका स्वार्थ सध जाए, वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट। वो उसके किसी भी हद तक जा सकता था फिर। क्यों? क्योंकि वो दुनिया में महत्वपूर्ण उनके लिए क्या था? उनका अपना निजी स्वार्थ है। तो कुत्ते को भी वो ऐसा आदमी बाप बना लेता है, गधे को भी बाप बना लेता है, सुअर को भी बाप बना लेता है। ऐसे आदमी अपने बाल बच्चे का भी नहीं होता, ऐसे व्यक्ति किसी का भी नहीं होता, क्योंकि वो उसके सामने में दुनिया का कोई चीज़ महत्वपूर्ण नहीं होता। तो मेरे मित्रों, मैं बड़ा उलझन में फंस गया कि निज स्वार्थ, उसमें भी क्या स्वार्थ की भी परिभाषा उनका बहुत छोटा। तो मैं उलझन में फंस गया कि महत्वपूर्ण क्या चीज़ है। जब मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है तो कोई बंदा मुझको महत्व क्यों देगा। मैं एक जगह छोटा सा कार्यक्रम में गया हुआ था, जाति समाज का कार्यक्रम था, बहुत छोटा कार्यक्रम था। वहाँ हमने देखा कि कुछ कुर्सियाँ जमी हुई हैं और कुछ गेस्टों के लिए भी जमी हुई हैं, और सबको आमंत्रण तो सबको मिला हुआ था। अब वहाँ जाने के बाद उन्होंने कहा, आइए बैठिए। और बैठने के बाद हम लोगों में से एक बंदा बैठने के लिए कुर्सी पर बैठ रहा था। अब उनको उस महापुरुष ने, उस आदरणीय ने, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, ऐसा नहीं कि वो सभ्य नहीं था, बहुत बड़ा ग्रेजुएट, धन दौलत भी सब कुछ बहुत बढ़ गया, और मान सम्मान और नीति की भी बात बहुत अच्छा करता है, सब कुछ उसका देखोगे तो बड़ी तारीफ़ के काबिल रहता है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे कुछ खास स्पेशल गेस्ट के लिए है, और उधर जो है वो आप लोगों के लिए है, ये हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण के व्यक्ति हैं, आमंत्रित आप भी हैं पर वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो इम्पॉर्टेंट्स हैं। अब मैंने जा कर के ज़मीन पर बैठ गया।
मैं सोचा भाई ऐसी जगह में बैठ जाऊं जहां से उससे और नीचे बैठने का कोई गुंजाइश ना हो, क्योंकि तब मेरा सम्मान तो बना रहेगा। मैं तो वही हूँ, मैं बैठूँ चाहे ज़मीन पर बैठूँ, चाहे कुर्सी पर बैठूँ या सोफे पर बैठूँ या सिंहासन पर बैठूँ, मैं वही हूँ। यदि मैं हूँ तो उसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब देश का प्रधानमंत्री यदि किसी के घर जाता है और यदि वो ज़मीन पर बैठ जाता है तो प्रधानमंत्री ही रहेगा, उसकी गरिमा में कोई फ़र्क आने वाला नहीं है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है तो है। ये जो छोटी छोटी चीज़ों पर इम्पॉर्टेंस बड़ी मुश्किल में डाल देता है। कई लोग नाराज़ हो जाते हैं, मैं उनके घर गया, मेरे लिए बैठने का अच्छी व्यवस्था नहीं हुआ, मेरे लिए खाने का अच्छा व्यवस्था नहीं हुआ, मेरे स्वागत अच्छा नहीं हुआ, फूल माला नहीं हुआ, वेलकम नहीं हुआ, वगैरह वगैरह, और लोग चिढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को इम्पॉर्टेंस मानते रहते हैं। वो जहाँ गए हैं उनको इम्पॉर्टेंस नहीं मानते हैं कि उसके घर में कितना काम होगा, हो सकता है उसकी समझ ना होगा, हो सकता है उनके पास उतना दौलत ना होगा, हो सकता है कि उनको उतना वेलकम कहने के आइडिया नहीं होगा, हो सकता है कि उनकी ऐसा कुछ होगा नहीं उनके पास जो है उनमें उसने सम्मान कर दिया। अब मैं बड़ी सोच में पड़ गया कि एक इम्पॉर्टेंस व्यक्ति, यानी आप सब आमंत्रित हैं, एक जलसा है, उसमें भी कोई खास इम्पॉर्टेंट है। मुख्य अतिथि के लिए हम लोग सब जगह एक अलग से मंच बना कर रखते हैं और सबको पहले से बता कर रखते हैं, भाई ये हमारे लिए मुख्य अतिथि है और ये हमारे विशिष्ट अतिथियां हैं और आप लोग अतिथियां हैं। तो सब अपने अपने कैटेगरी को समझ जाते हैं कि भाई वो मुख्य अतिथि है। तो हमने एक बार एक आयोजन किया, एक ऐसी आयोजन किया कि उसमें प्रतिभावान लोगों को सम्मान करना था। तो उसमें हमने क्या किया, हमने मुख्य अतिथि शब्द ही नहीं डाला। हमारे लिए कोई विशिष्ट सम्माननीय व्यक्ति नहीं, हमारे लिए कोई विशिष्ट गेस्ट नहीं। मैं खुद उस संस्था का प्रमुख होने के नाते भी मैं भी अपना स्थान उसी में रखा जाऊँ जो ज़मीन रहता है। सभी के लिए कुर्सियाँ थी, एक मामूली कुर्सियाँ थी, हमारे लिए भी वही थी। मैं बहुत दूर बैठ जाता था और उस मंच का संचालन भी हम दूसरे लोगों को दे देते थे। मतलब जो भी समाज के पढ़े लिखे बच्चे हैं वो है, आप जाओ, आप वहाँ से करो। फिर एक एक लोगों से सम्मान कराया गया, बुजुर्गों से, कोई किसान से, तो और कोई कभी मजदूर से, कभी महिलाओं से। तो सम्मान लेने वालों के मन में जो अंदर में जो एहसास हुआ, जो सुखद अनुभूति हुआ कि इम्पॉर्टेंस समाज का हर व्यक्ति हो सकता है। वह किसान भी हो सकता है, एक मजदूर भी हो सकता है, एक ग्रेजुएट पढ़ा लिखा व्यक्ति भी हो सकता है, एक धनवान भी हो सकता है। जो व्यक्ति शानदार है, जो जिसका चरित्र बल शानदार है, जो मेहनत करता है, मजदूरी करता है, पसीने की कमाई खाता है, नीति में चलता है, आचार विचार अच्छा है, उम्र से बड़ा है, उम्र दराज है, दादी है, दादा है, नानी है, नाना है, पड़ोसी है, यदि आप उनके हाथों से किसी को सम्मान दिलाते हो तो इस इम्पॉर्टेंस महत्वपूर्ण समाज होता है। महत्वपूर्ण उस समाज का कोई एक व्यक्ति नहीं होता। तो इस बात को जब हमने इस प्रैक्टिकल में उतारा, वो यादगार जलसा बन गया, लोगों के जेहन में आ गया, उतर गया। बात बहुत छोटा सा था। क्या बात बहुत छोटा सा था कि इम्पॉर्टेंस, यदि आप व्यक्तियों को महत्व दोगे, आप हर घटक को महत्व दोगे, तो प्रत्येक घटक अपने आप को गर्वान्वित महसूस करेगा, सम्मानित महसूस करेगा और वो सबको वह इम्पॉर्टेंस समझ में आएगा कि उसका भी समाज में क्या इम्पॉर्टेंस है, और उसके दृष्टिकोण से हर वो व्यक्ति फिर महत्वपूर्ण हो जाएगा। यदि मित्र, यदि ये नज़रिया है कि आप सोचते हैं कि इस संसार में आपके अलावा और कोई दूसरा महत्वपूर्ण नहीं है, तो बिल्कुल हो सकता है कि आपके नज़र में आप सही सोच रहे होंगे। लेकिन आप इस बात का भी ख्याल रखना, ये जवाब पलट के आएगा कि पूरी दुनिया कहेगा कि पूरी दुनिया में हर व्यक्ति महत्वपूर्ण हो सकता है सिवाय आपके। फिर उसके लिए आपका महत्व जीरो हो जाएगा, जीरो से भी नीचे उतर आएगा। कुत्ता भी नहीं पूछने वाला होगा, कुत्ता भी कहेगा इसके ऊपर मुत मारना ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया में इक्कड़ राम बन। यदि मेरे लिए आप महत्वपूर्ण नहीं हो तो मैं आपके लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकता हूँ? बहुत छोटा सा सिद्धांत है मित्रों। तो उस उच्चाधिकारी ने जो मेरे सामने एग्जाम्पल सेट किया कि मैं यदि आपको महत्व दूंगा तब आप मुझको भी महत्व दोगे। आप अपने अंग अवयवों को महत्व दोगे तो पूरा अंग अवयव भी आपका महत्व रखेगा। मैं अपने उंगली, हाथ, पैर, नाक, कान सबका इम्पॉर्टेंस यदि मैं समझूंगा
तो मेरी इम्पॉर्टेंस मेरे सारे अंग अवयव समझेंगे। मैं अपने विचार का इम्पॉर्टेंस समझूंगा तो मेरा विचार मेरा भी इम्पॉर्टेंस समझेगा, मेरे जन्म का इम्पॉर्टेंस समझेगा। मेरी उपासना, साधना और आराधना मेरे परिवार की इम्पॉर्टेंस समझेगा तो मेरा परिवार भी मेरे अध्यात्म की, मेरी साधना में मुझको सहयोग प्रदान करेगा। मैं अपने फैमिली में अपने बच्चों का इम्पॉर्टेंस, अपने परिवार का, अपनी पत्नी का, अपनी माँ का, अपने बाप का, अपने भाई का, अपने बहन का, अपने मामा का, मामी का, ताऊ का, ताई का, भांजे, सब इनका इम्पॉर्टेंस यदि मैं समझूंगा तो ये सारे रिश्तेदार भी मेरा इम्पॉर्टेंस मुझको समझेंगे। मित्रों, यदि आप ये सोच लेते हो कि घर का एक जानवर है, एक कुत्ता है, एक बिल्ली है, एक चिड़िया है, एक गाय है, एक भैंस है, एक बैल है, इनका क्या इम्पॉर्टेंस है, तो आप बड़ा गलती में जा रहे हो। यदि आप साधना करें तो कृपया इस बात का ध्यान रखें कि कहीं आपसे ये चूक तो नहीं हो रहा है। क्योंकि मैंने जब गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, ये लोग बहुत साधना करते हैं, उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं, क्या से क्या नहीं करते हैं, बड़ी कठोर तपस्याएं करते हैं, तपश्चर्याएं भी करते हैं, नियम कायदा का पालन भी करते हैं, कड़ी से कड़ी व्रत का संघर्ष करते हैं, लेकिन इसको गायत्री सिद्ध नहीं होता। और ये मारे फिरते रहते हैं, ये मुगालते में रहते हैं कि गायत्री के बड़े भक्त हो गए हैं और सरस्वती के भक्त हो गए हैं, लक्ष्मी के भक्त हो गए हैं, पर इनके जीवन में राय रत्ती फर्क नहीं आता और ये रोते विलखते रहते हैं, सोचते हैं कि मैंने इतना किया, मुझको कुछ नहीं मिला, और वो फिर रास्ता भटक जाते हैं। तो ये लेन देन के लिए के हिसाब से तपश्चर्या में लगे रहते हैं, तो ये लेन देन में भी बड़ा लोचा हो जाता है कि उनका कहते हैं कि मेरा मजदूरी भी मुझे नहीं मिल पाया। तो गुरुदेव ने कहा, देखो बेटा, क्या है कि ये तपस्या, साधना, आराधना, उपासना करने वाले जो मेरे बच्चे हैं, अंग अवयव हैं, ये ज़रा इम्पॉर्टेंस को नहीं समझते। ये इनके लिए इम्पॉर्टेंस हो जाता है कि गुरुदेव आएगा और उनको भर आशीर्वाद देगा, ये उनके लिए इम्पॉर्टेंस होता है। वो उसको ये समझ नहीं आता कि जो दीवार का एक ईंट, एक गारा, एक सीमेंट, एक रेती, एक बालू का कण, सारा चीज़ का इम्पॉर्टेंस है। सारे एक फूल, पौधे, पत्ती, जड़, पानी, हवा, पानी, सबको इम्पॉर्टेंस है। यहाँ कोई किसी को हम इग्नोर नहीं कर सकते, सबके लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। नियम, कायदा, आचार, विचार, सेवा, ससुर, सारा उसके अंग अवयव है। आप अपने जीवन में से इम्पॉर्टेंट शब्द यदि निकाल कर किसी को खास को इम्पॉर्टेंट महत्व देते रहते हो, जिसके कारण तपश्चर्याएँ आपको फलित नहीं होता। थोड़ी सी सावधानी कर लीजिए कि आप अपने जीवन में जो ये सीमा रेखा खींच कर रखा है कि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट कौन है और मेरे लिए इम्पॉर्टेंट कौन नहीं है, ज़रा इस बाउंड्री लाइन को हटा दीजिए और आप जीवन को समग्रता से देखो। आपके जीवन में सबकी इम्पॉर्टेंस है और आपको सबको इम्पॉर्टेंस महत्व देना चाहिए। बस इतनी सी तो बात है, उसके बाद आपकी तपश्चर्या फलीभूत हो जाएगा। मित्रों, मेरी तो बात समझ में आ गया। कोशिश भी करते रहते हैं और कई बार हम लोगों से भी काम हो जाता है कि मेरे लिए भाई ये आदमी इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं इसके लिए क्यों अपना समय खपाऊं। कई बार मेरे घर में बोलते हैं कि आप किसी को समय देते हैं तो आप उस समय पर अपने आप को खाली कर लेते हैं, क्या वो इतना इम्पॉर्टेंट होता है व्यक्ति? मिले नहीं, व्यक्ति इम्पॉर्टेंट नहीं है भाई। किसी से हमने मिलने का समय दिया है तो फिर वो समय में वो जब आएंगे तो मुझको रहना चाहिए, क्योंकि उनका भी समय का कीमत है, मूल्य है। अलग बात है कि अभी अपनी वो समय का कीमत, अपनी वो मूल्य नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन हो सकता है समझ जाए, क्योंकि समय बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है और एक समय एक आदमी के सांसें, विचार बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए हम इस इम्पॉर्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। और आप एक से अनेक लोगों को बदलाव के भागीदारी बने तो इस संसार में एक सृजन का कार्य होगा, एक बेहतरी के लिए आपका रोल इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इस धरती में आप भगवान के संतान हो, उतना ही इम्पॉर्टेंट हो जितना कोई और दूसरा बंदा हो सकता है। आप एक सिंगल पीस मैन आपको पैदा किया ईश्वर ने, तो आप अपना गरिमा समझिए, आप अपनी इम्पॉर्टेंस समझिए और दुनिया की इम्पॉर्टेंस को इग्नोर ना करें। जब तक आप समझें तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।